अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ लोअर जीआईटी स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर जीआईटी हमने कर लिया है। लोअर जीआईटी के अंदर हमने स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अपेंडिक्स जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एनल और रेक्टम कैनाल भी ठीक है बस, लेकिन हर्निया वाला। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। एक स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वाला, ये जो आपका चैप्टर 1 लिखा हुआ है बुक के अंदर, डॉगर के अंदर, और उसके बाद नंबर 2 अपेंडिक्स, और नंबर 3 जो है हर्निया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले करेंगे और बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं उनको भी फिर साथ देख लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास जो है वो ईसोफेगस था, वो हमने पढ़ लिया। इसी तरह स्टमक जो है वो पढ़ लिया। स्टमक से आगे सारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका मेन काम जो है वो फूड की डाइजेशन करना भी है और एब्जॉर्प्शन करना भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 7.5 मीटर या 7 मीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे 3 ज़ायरा पोर्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, और नंबर 2 जो है वो हमारे पास जेजनम आता है, और नंबर 3 आइलियम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो तकरीबन 1.5 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है, और उसमें भी 3 पोर्शंस आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन से 3 पोर्शंस आते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास जो है वो सीकम आ जाता है, और इसी तरह कोलोन आ जाता है, और रेक्टम आ जाता है। तो हमने वो सारे मसले जो कि इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ड्यूडेनम के वैसे हम पढ़ चुके हैं, आइलियम है, या फिर आपका जो सीकम, कोलोन और रेक्टम है वो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। अब सबसे एक बड़ी या इंपॉर्टेंट या एक इमरजेंसी सिचुएशन ये होती है कि जब आपका ये जो इंटेस्टाइन है, ये जो बाउल है, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो परफोरेट कर जाता है। जब इसमें बेटे परफोरेशन होगी तो सारा कंटेंट निकल के बाहर आएगा और पेरिटोनियम में आएगा, और क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, जो पिछले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हमारा मेन फोकस पेरिटोनाइटिस नहीं है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है स्मॉल बाउल की परफोरेशन है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है कि स्मॉल बाउल परफोरेशन जो है वो क्यों हो सकती है, अगर होगी तो क्या क्या होगा, और फिर इसी हेडिंग के अंदर 2 छोटे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, टाइफाइड की वजह से परफोरेशन होना और टीबी की वजह से स्मॉल बाउल का परफोरेट होना, ठीक है। अब अगर हम स्मॉल बाउल की परफोरेशन की बात करेंगे तो इसके जो है वो मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। ड्यू टू ट्रोमा परफोरेट हो सकती है, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू एस्कीमिया, बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। नंबर 1 जो स्मॉल बाउल की परफोरेशन है वो क्यों होती है? ट्रोमा की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, इसी तरह इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन के बाद अगर हम देखेंगे तो इस्कीमिया की वजह से भी स्मॉल बाउल परफोरेट कर सकता है, और कुछ मिसलिनियस रीजंस भी हैं। अगर हम ट्रोमा की बात करेंगे तो कोई भी ब्लंट ट्रोमा है, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा है, गन शूट वुंड है, वो अंदर जाके इंटेस्टाइन्स को परफोरेट करता है और पेरिटोनाइटिस कर देता है। इसी तरह इन्फेक्शन है, और ड्यूरिंग ERCP जो है वो क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। इन्फेक्टिव में इवन टाइफाइड की वजह से भी परफोरेशन होती है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की बात करें तो जो क्रोहन्स डिजीज़ है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, उसमें भी अभी आगे चल के देखेंगे कि वो भी स्मॉल बाउल परफोरेट कर सकता है ड्यूरिंग इस्कीमिया, आइदर वल्वुलस है या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, पेशेंट आता है, तो हम क्यों इसको इमरजेंसी कंसीडर करते हैं, क्योंकि आगे चल के इसमें भी बाउल की परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस और इवन पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। आपके पास जो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है या मेसेंटेरिक इस्कीमिया है, ये सारे बाउल की परफोरेशन कर सकते हैं। और मिसलिनियस कॉजेज़ की बात करें तो रेडिएशन है, या कैंसर है, या इवन जो वर्म इन्फेस्टेशन है, उससे भी बाउल की परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं मुझे बताओ क्या होंगे? अगर तो बाउल परफोरेट होगा तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस के सिम्टम साइन पिछली चैप्टर के अंदर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। जब बेटे पेरिटोनाइटिस होता है तो आपको पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल रिजिडिटी हो जाती है, पेट जो है वो बहुत वुडन रिजिडिटी कहते हैं। उसके बाद मोशन लेस जो है वो पेशेंट की रेस्पिरेशन होती है, वो रेस्पायर तो करता है लेकिन उसका पेट जो है वो रेस्पिरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा होता। उसके बाद जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका गिरना शुरू हो जाता है, साथ में फीवर, टैकीकार्डिया, टेकिपनिया और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन, और इवन पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। समटाइम जब वो हमारे पास आता है तो वो बेहोश ही होता है, अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसको डायग्नोज करने के लिए, पेरिटोनाइटिस को डायग्नोज करने के लिए हम एक्सरे करते हैं, और एक्सरे भी कौन सा करते हैं, इरेक्ट एक्सरे, और इसमें हमें क्या मिलता है, गुड एयर अंडर डायाफ्राम जो है वो हमें मिलती है, और ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है। कोई भी GIT की इंटीग्रिटी या परफोरेशन को देखने के लिए आप क्या करते हो, एयर अंडर डायाफ्राम चेक करते हो, ठीक है, और डायरेक्ट चेस्ट एक्सरे कराते हो। लास्ट चीज़ आती है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट सारा वही है
कि आपने इनिशियली क्या करना है, इसको रिससिटेट करना है, और जब आप रिससिटेट कर लोगे तो फिर आपने अपनी डेफिनेटिव मैनेजमेंट की तरफ मूव करना है। ठीक है, रिससिटेशन में हम फ़ौरन जो है वो इसको एडमिट करते हैं, एडमिट करके हम इसको NPO कर लेते हैं और IV फ्लूइड्स देते हैं, इसी तरह IV एनाल्जेसिक्स देते हैं, IV एंटीबायोटिक्स देते हैं, इसकी वाइटल्स की मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। और डेफिनेटिव ये है कि हम पेट में कट देते हैं, लेप्रोटमी करते हैं, अपर मिड लाइन कट देते हैं, एब्डोमेन खोल लेते हैं, उसको प्लेंटी ऑफ सेलाइन के साथ वॉश करते हैं, जहाँ पे भी जो भी परफोरेशन है देखते हैं, अगर वो रिपेयर हो सकती है तो उसको रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे पेप्टिक या ड्यूडनल अल्सर है तो उसमें हम उसको एक ग्राम मेथड होता है कि उसकी रिपेयरिंग करके ओमेंटा की फोल्डिंग लगाते हैं। अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता, अगर गैंग्रीन है तो नेक्रोसिस है बहुत ज़्यादा, तो आप उसकी रिजेक्शन करते हो और एनास्टोमोसिस करते हो। फिर एनास्टोमोसिस भी पॉसिबल नहीं है तो आप इलियोस्टमी भी कर सकते हो, मतलब आप इंटेस्टाइन को उठा के पेट के साइड से बाहर ले आते हो ताकि उसका जो सारा मटीरियल है वो वहाँ से बाहर आता रहे। तो ये डिफरेंट अप्रोच हैं जो मैंने आपको पहले भी समझाई हैं, अभी आगे मज़ीद क्लियर होती रहेंगी। तो एक स्मॉल सी बात चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने की कि स्मॉल बाउल की परफोरेशन की मल्टीपल कॉजेज़ हैं। अगर परफोरेशन है तो सिम्टम्स जो हैं वो पेरिटोनाइटिस वाले आएंगे, पेरिटोनाइटिस वाली ही इन्वेस्टिगेशन है और पेरिटोनाइटिस वाली ही मैनेजमेंट है। अब मैंने आपको कहा कि ये जो इसकी परफोरेशन है इसको आगे अब हमने दो चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़ना है। एक तो ये कि टाइफाइड की वजह से अगर परफोरेशन हो जाए, और नंबर 2 अगर TB की वजह से होगी। तो टाइफाइड जो है वो आपको पता है कि टाइफाइड बुखार है, फीवर है, जो किसकी वजह से होता है, सल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, अब ये जो सल्मोनेला टाइफी से आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है, इसका रूट आपको पता होगा, फीको ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है और ज़्यादातर ये एंडेमिकली ही पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब ये सल्मोनेला टाइफी अंदर जाता है तो इंटेस्टाइन के जो पेयर पैचेस है ना उनमें कॉलोनाइज होता है, और उनमें कॉलोनाइज होकर उनका हाइपरप्लेजिया करता है और वहाँ पे अल्सर बना देता है। हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो टाइफाइड की वजह से अल्सर बनता है वो लॉन्गिट्यूडनल अल्सर बनता है, और अभी आगे हम TB पढ़ेंगे, TB में ट्रांसवर्स अल्सर्स बनता है, जबकि टाइफाइड में आपने याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल अल्सर बनता है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि होगा क्या, कि पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह से होती है टाइफाइड में, कि आप टाइफाइड में उसको क्या होगा कि 2 से 3 हफ्तों से क्या हो रहा होगा, 2 to 3 वीक्स की हिस्ट्री होगी कि इसको 2 से 3 हफ्तों से जो है वो बुखार था, और बुखार का स्पेसिफिक पैटर्न होता है टाइफाइड का, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेप लैडर फीवर कहते हैं, बुखार उतरता चढ़ता रहता है। ठीक है, सो ये उसकी हिस्ट्री होती है कि इसको 2-3 हफ्ते से बुखार था। ये भी कह सकते हैं कि जी डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दवाइयाँ शाइयाँ ले रहा था और एकदम जो है अब इसका जो है वो पेट में इसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, एक्यूट एब्डोमेन के साथ हमारे पास आता है, बहुत ज़्यादा लाइक पेट में दर्द हुआ और एब्डोमिनल बहुत ज़्यादा क्या है, रिजिडिटी है, और फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है, टैकीकार्डिया है, टेकिपनिया है, मोशन लेस रेस्पिरेशन है, और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस या शॉक में जा रहा है। तो ये जो बुखार की हिस्ट्री के बाद एकदम से उसको क्या हुआ है कि पेरिटोनाइटिस के सिम्टम्स आ गए हैं, तो इसका यही मतलब है कि कोई इंटेरिक रीज़न थी और इंटेरिक रीज़न परफोरेट हुई है और इसको पेरिटोनाइटिस हो गया। और ये हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं क्योंकि टाइफाइड वहाँ पे अल्सर कॉज करती है, तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अब अगर टाइफाइड से पेरिटोनाइटिस हो गया है तो क्लिनिकल फीचर्स तो यही होंगे। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आसान सी बात है बेटे कि नंबर 1 तो हम उसकी जो ब्लड कल्चर है या ब्लड एग्जामिनेशन है वो करेंगे, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, ल्यूकोपीनिया मिलेगा। नंबर 2 हम ब्लड और जो उसका स्टूल है उसके कल्चर करेंगे तो उससे भी हमें टाइफी मिल सकता है, या फिर वो जो टाइफी डॉट टेस्ट होता है वो हम करते हैं जिस पे IgG और IgM देखना चाह रहे होते हैं। और फाइनल बात कि अगर आपने परफोरेशन देखनी है, अगर आपने पेरिटोनाइटिस देखना है तो आप एक्सरे करोगे रेक्ट पोजीशन में जिसमें एयर अंडर डायफ्राम आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी वही बात है कि ट्रीटमेंट मोडालिटी मेरे पास क्या है, ट्रीटमेंट मोडालिटी वही है कि पेशेंट को रिससिटेट करेंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम लेप्रोटमी करेंगे, और लेप्रोटमी के बाद फिर एक बात बताती हूँ, और पोस्ट ऑपरेटिवली इसको कुछ दिनों के लिए हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg BD देनी होती है तकरीबन 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, सो नंबर 1 तो आपने वही सारी रिससिटेशन सेम है कि आपने IV फ्लूइड दे दी, आपने एंटीबायोटिक दे दी हैं, और आपने एनाल्जेसिक्स दे दिए, जी एस्पिरेशन की, फोलीस पाथ किया, मॉनिटरिंग आप कर रहे हो। मॉनिटरिंग के बाद आपने लेप्रोटमी की और पेट की जो है वो जो भी गंदमन था उसको साफ़ किया, वॉश किया विद सलाइन 4 to 6 लीटर सलाइन से। और अब आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप उसको प्राइमरीली क्लोज करते हो या फिर आप उसकी इलियोस्टमी करते हो। अब कुछ सर्जन्स ये कहते हैं कि हमें इलियोस्टमी करनी चाहिए क्योंकि इंटेस्टाइन बहुत फ्रेजाइल है, अगर अंदर हम इसको स्टिच करके आ गए और हमने पेट बंद कर दिया तो ये बहुत फ्रेजाइल है, इसमें लीकेज हो सकता है और परफोरेशन दोबारा हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि हम साइड से इसको लेके इधर बाहर आ जाते हैं जब तक कि हील होती है, जब हील हो जाएगी तो फिर हम इसको अंदर डाल देंगे। तो अब दोनों सर्जन्स की मतलब सर्जन्स की इस बात के ऊपर डिबेट है
आपको इलियोस्टमी से ये होगा कि कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है आपको सेकंड ऑपरेशन करके दोबारा जो भी आइलियम आपने बाहर लाया हुआ उसके अंदर करके एनास्टोमोसिस करनी पड़ेगी। और प्राइमरी क्लोजर का ये नुकसान है कि अंदर लीकेज हो गया तो आपको पेशेंट को दोबारा री एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शंस के अपनी जगह फ़ायदे भी हैं और अपनी जगह नुकसान भी हैं, और यही उन्होंने लिखे हैं। अब जो टाइफाइड आपको हो सकता है, उस टाइफाइड से क्या सिर्फ परफोरेशन होती है? टाइफाइड से सिर्फ परफोरेशन नहीं होती, टाइफाइड की और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। नंबर 1 तो यही हमने पढ़ लिया कि टाइफाइड से इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, और परफोरेशन की वजह से क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। लेकिन टाइफाइड से और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइफाइड की वजह से सीवियर हेमरेज भी हो सकता है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन ऊपर आपकी बिलियरी ट्रैक एंड देन गॉल ब्लैडर तक जाएगा तो कॉलीसिस्टाइटिस भी हो जाता है। उसके बाद जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस भी होते हैं, आर्थराइटिस भी होता है, और इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। सो मल्टीपल जो हैं वो टाइफाइड के हमें नुकसानात हैं, ठीक है। सो ये सिंपल सी बात थी कि इसकी टाइफाइड की वजह से होने वाली परफोरेशन एक ओवरऑल परफोरेशन ये आपके लिए रिवीजन ही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ हम पीछे पेरिटोनाइटिस में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इंटेस्टाइनल टीबी और इंटेस्टाइनल एमीबियासिस के बारे में हमारी बुक में क्या बताया हुआ है।